हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनिट नंबर 7 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो टर्म 1 टर्म 2 तो आना नहीं है, अब तो सारा सिलेबस हम लोग देख लेंगे, एक ही टर्म आएगा। एक कन्फर्म नहीं हुआ है कि टर्म 1 ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे और टर्म 2 सब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे। ओवरऑल देखा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर टर्म 1 ऑब्जेक्टिव कर देता है टर्म 2 सब्जेक्टिव तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जो भी आएगा तो न्यूज वगैरह अपडेट कराते रहते हैं। खैर, आज लेक्चर नंबर आप लोग का 7th होगा, लास्ट चैप्टर टॉपिक। और लास्ट चैप्टर का क्या बोलते हैं, लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि लॉन्ग में रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग में रहे शॉर्ट में रहे जो भी। तो यहाँ से जो डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई हमेशा रहता है, तो इस बार भी रहेंगे। तो चलिए डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब कुछ क्लियर होना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अलग से बता ही दिए थे, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट भी अलग से बता दिए, जो नोट्स में नहीं दिया है वो भी पूछता है। और लास्ट आपका वर्किंग, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, इससे नेशनल इनकम से, यही सब चैप्टर है मैक्रो में। इसके बाद आज का टॉपिक एक्सेस डिमांड एंड, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा रखिएगा, ठीक है। अगर एक 2 नंबर भी देता है, व्हाट इज एक्सेस डिमांड, व्हाट इज डिफिसिट डिमांड, ये डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड क्या बोलते हैं डिफिसिट डिमांड, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा बता दिए। देखिए, इसके बाद एक चैप्टर आप लोग का माइक्रो का बनेगा, वही कॉस्ट वाला चैप्टर, कॉस्ट और रिवेन्यू बच चुका है। उसके बाद सारा का सारा उस यूनिट से प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो उसमें 5 चैप्टर है ना, तो एनसीईआरटी का 2 चैप्टर समाप्त होगा। कौन कैसे होगा उसका जब फर्स्ट लेक्चर बनाएंगे ना, इसके बाद तो बता देंगे वहाँ पर कौन से कैसे कैसे क्या है, ठीक है। चलिए, एक्सेस डिमांड क्या होते हैं, बहुत ही नाम से क्लियर है। एक्सेस मतलब ज़्यादा, डिमांड मतलब कि ज़्यादा मांग, ज़्यादा मांग। तो मांग कब ज़्यादा होगी, तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा है ना, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो मांग कब सही होंगे, जब सप्लाई के कंपेयर में उसका डिमांड ज़्यादा होगा तो बोलेंगे एक्सेस डिमांड, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या अभी डिफरेंशियल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या याद रखना है। वेर द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई of output which is produced by full employing the given resources of economy, the situation is termed as excess demand। वैसे सिचुएशन को excess डिमांड कहेंगे जब हम लोग का जो डिमांड है वो एक्सीड कर जाएगा, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक्सेस डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट करने का मतलब कि इंडिविजुअल का नहीं, एज ए होल पूरा इकोनॉमी। इसलिए केवल डिमांड और केवल सप्लाई नहीं बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय फुल एम्प्लॉइंग। ये इसी को याद रखना, इस वर्ड को हमेशा स्टूडेंट छोड़ देते हैं, केवल लिख देते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। दैट इज रॉन्ग, वह गलत है। आपको फुल एम्प्लॉइंग लिखना होगा। जो भी रिसोर्सेज होता है इकोनॉमी में, वो रिसोर्सेज को फुल एम्प्लॉय होना चाहिए, हमें सारा हिस्सा। उस समय जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, तब उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो फुल एम्प्लॉइंग द गिवन रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, जितने भी रिसोर्सेस हैं तो सारे के सारे रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज काम में लगे रहेंगे। उसके बाद ऐसा सिचुएशन होता है कि डिमांड ज़्यादा कर जाता है, तब उसको बोलते हैं कि एक्सेस डिमांड हो गया, ठीक है। तो सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड। तो AD इज इक्वल टू AD माइनस AS, क्योंकि AD यहाँ पर ज़्यादा होंगे, लेकिन हमेशा कब, जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एक्सेस डिमांड इज दैट सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी एंड डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई। एक्सेस डिमांड एक्सीड द एक्सेड, क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई व्हेन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज हैपन, या फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज अकर, या फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज डन, जो भी। यानी कि इसको हमेशा डाल देना है कि होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फुल एम्प्लॉइंग, सारा का सारा लगे हुए रहना चाहिए, रहेंगे, ठीक है। तो इसी को याद रखना होगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी लिख दीजिएगा तो नंबर मिल ही जाएगा। टीचर नंबर दे ही देते हैं, इसको नहीं डालिएगा फिर भी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग का स्टैंडर्ड तरीका से। तो बाकी सब क्लियर है, ईडी इक्वल टू एक्सेस डिमांड, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप दोनों देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, द गैप बिटवीन द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। हमेशा याद रखना कि इकोनॉमी में हमेशा बात करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नोन है इन्फ्लेशनरी गैप, पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और उस समय एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का बीच का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पे देखिए एक्सेस डिमांड जो है ना, जो गैप देख रहे हैं कलर में, तो इस गैप को क्या बोलेंगे, एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले यहाँ था, अब हम लोग का बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, तो दोनों बीच का जो गैपिंग देखिए, इसी गैपिंग को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं कि एक्सेस डिमांड कहाँ पर है और एक्सेस सप्लाई कहाँ पे। ऊपर हम लोग का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, और नीचे यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर करिए, अगर यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, तो डिमांड कहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पर, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एरो बढ़ा दीजिए, अब देखिए डिमांड कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर, ठीक है। तो सप्लाई यहाँ पर है, डिमांड
एरो करिएगा यहाँ से, अगर एरो खींच के निकालते हैं यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल, एक सेकंड यहाँ पर क्लियर करना दीजिए। यहाँ पर जो शेडेड रीजन दिखा रहा है ना, ये दिखा के देखिए यहाँ पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। यहाँ पर दिखा कि डिमांड जो है ज़्यादा है, यही जो ज़्यादा एक्स्ट्रा डिमांड दिखा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड कर्व हम लोग का शिफ्ट करके आगे की ओर देखिए। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसको, कहाँ, एक सेकंड इसको इधर करते हैं, डायग्राम को क्लियर पढ़ लीजिएगा तो समझ में। देखिए क्या इन द गिवन फिगर में देखिए, ए सो द एग्रीगेट सप्लाई, एस कहाँ है, एस देखिए ये दिखा रहा है एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है, पूरा सप्लाई यहाँ मार्केट में जो भी। इसके बाद एडी सो द एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड वो दिखा रहा है, चलिए ठीक है। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई पे यहाँ पे काटता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ई पर, विच इंडिकेट द फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिखा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट है। चलिए ई एस इंडिकेट द करंट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ई एस एग्रीगेट सप्लाई को दिखा रहा है। चलिए इसके बाद E1 R1 इंडिकेट द करंट लेवल ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड, E1 R1 कहाँ पर है, एक सेकेंड, E1 R1 इसको, E1 R1 ठीक है, E1 R1 कहाँ पर है, E1 R1 यहाँ पर है, ये देखिए करंट डिमांड को दिखा रहा है, करंट डिमांड को दिखा रहा है। तो यहाँ से तो जो गैप देख रहे हैं ना, सप्लाई यहाँ पर है, सप्लाई यहाँ पर और डिमांड यहाँ पर दिखा रहा है, दोनों का बीच का जो गैप होगा, R1 इंडिकेट द करंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि डिमांड तो यहाँ से हो रहा है, नया बन गया ना, तो इसलिए पुराना वाला है नहीं। तब क्या होगा फुल एम्प्लॉयमेंट में, द गैप जनरेटेड बिटवीन एडी एंड एएस, एडी और एएस के बीच का जो गैप है, विच इज डिनोटेड बाय शेडेड रीजन ई, यहाँ पे इस रीजन से, उसी को क्या बोलेंगे, हियर शेडेड रीजन, इसे इन्फ्लेशनरी गैप हो गया ना। देखिए सप्लाई कहाँ पर, सप्लाई यहाँ पे हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे डिमांड आपका आगे बढ़ गया, क्योंकि सप्लाई का तो ग्राफ सेम का सेम है, तो एक्स्ट्रा में जो भी होगा तो इसको ऊपर में चला गया ना, और यहाँ पे सप्लाई नीचे इधर में आता ना, तो इसको सप्लाई में ज़्यादा हो जाता, डिमांड कम, लेकिन डिमांड ज़्यादा सप्लाई में कम है, ठीक है। ई एस ए एफ जो भी होगा, एफ एस है, एफ एस कहाँ पर देखना होगा, एफ एस कहाँ पर है, एफ एस यहाँ पर है, चलिए देखिए एफ एस है। इसके बाद ई एस कहाँ पर है, ई और एस, ई एस यहाँ पर है, इसको देखो ई एस, तो दोनों को माइनस करेगा तो इन्फ्लेशनरी गैप एफ ही आ जाएगा, यानी कि दोनों को माइनस करेगा तो यहाँ से जो बढ़ गया इसी को बोलते हैं एफ ही, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। द गैप बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई विद द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। द काउजेज ऑफ एक्सेस डिमांड के क्या क्या कारण है, देख लीजिए। कारण पहला है इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ड्यू टू डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत सारे मनी बढ़ गए, तो मनी बढ़ गया, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग सही से नहीं हो पाया, इसलिए मार्केट में मनी बढ़ गया, तो मनी बढ़ने के कारण लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है ना। फाइनेंसिंग में कमी होने के कारण कि बहुत हो सकता है बैंकिंग के या कोई सेक्टर से, तो इस टाइप से, ठीक है। डिफिशिएंट फाइनेंसिंग यानी कि एक होता है एक्सेस फाइनेंसिंग और डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। आप पढ़िएगा क्या बोलते हैं, कौन चैप्टर में, बजट चैप्टर पढ़िएगा सब कुछ डिटेल में, ठीक है ना, कैसे कैसे लाभ बनता है, कैसे मतलब कि मनी को बढ़ाया जाता है, कभी कंट्रोल किया जाता है, उस टाइप से मार्केट, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डिमांड, इन्वेस्टर डिमांड भी बढ़ गया। इसके बाद इंक्रीज इन द कंजम्पशन डिमांड, लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे ना। इसके बाद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट बढ़ गए, तो उसके अनुसार भी एक्सपोर्ट डिमांड अगर करेगा, दो चीज़ होगा इसमें, देखिए एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने के कारण यानी कि बाहर मांगा जा रहा है, तो बाहर मांगा जाता है तो डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा इसके अनुसार। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा अंदर आएगा, मतलब कंट्री में आएगा पैसा, तो पैसा आएगा तो इस पैसा से ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे, ठीक है ना, तो वही है कि मनी सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में। दोनों देखिएगा, पैसा का भी हो सकता देखिएगा और डिमांड का भी हो सके, डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रहा है तो बाहर भेजिए, तो ये भी इंक्रीज इन द गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार ज़्यादा डिमांड करे उसके कारण इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बताए थे कि डिस्पोजेबल इनकम वैसा इनकम होता है जो कि हम लोग को खर्च करने के लिए बचता है टैक्स वगैरह काट कर, तो ये सब बढ़ने के कारण एक्सेस डिमांड के सब काउजेज हो गए। एंड इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेंगे, देखिए इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन क्या है इफेक्टिव डिमांड, और डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, चलिए क्या बोल रहे थे, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, ये सब बढ़ेगा तो इनकम ही लोगों का बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। आउटपुट इंक्रीज सो फार द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नॉट रीच, आउटपुट बढ़ेंगे क्योंकि फुल सो फार, एक सेकेंड, आउटपुट इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई होगा, ज़्यादा डिमांड, सॉरी बोलते हैं, ज़्यादा डिमांड होगा, बराबर दोनों रहेगा, डिमांड सप्लाई तो ना फुल एम्प्लॉयमेंट, सो फॉर लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रीच, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो आउटपुट इंक्रीज करेगा। एंड देयर विल बी स्लाइट इंक्रीज इन प्राइसेस, और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लोग सब डिमांड जब ज़्यादा करेगा तो थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है ना, तो इस टाइप से भी होता है। चलिए देखिए, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, लेकिन डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, ये देखिएगा, डिमांड और सप्लाई में पढ़े होंगे तो प्राइस
उल्टा होता है, लेकिन डिमांड का देखिएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ रहा है, उसका प्राइस के अंदर कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। और जस्ट उसका अपोजिट है, जो एक्सेस डिमांड बढ़े तो उसी प्रकार से डेफिशिएंट डिमांड, और डिमांड में कमी, या फिर इसको एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड को, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, वैसे सिचुएशन को बोलते हैं वेयर द करंट एग्रीगेट डिमांड फैल्स सोर्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितना हम लोग का डिमांड कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उससे कम डिमांड होगा, तो उस टाइप से बोल देंगे, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जाहिर सी बात याद रखिए कि यहाँ पर क्या होंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगा तो एस माइनस ए डी इज इक्वल टू, जो भी देख लीजिएगा सिमिलर केस है। डिफ्लेशनरी गैप उसमें था इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें डिफ्लेशनरी, इसमें डाउनवर्ड होगा, इसमें डाउनवर्ड होगा जस्ट अपोजिट, उसमें ऊपर था डिमांड का, इसमें सप्लाई ज़्यादा हो जाएंगे। अब कैसे सप्लाई ज़्यादा होंगे, देखिए यहाँ पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा देख लेते पहले, उसके बाद डिफरेंशन देखेंगे। इट इज़ क्लियर फॉर द रीजन पॉइंट ई क्या है, ए डी बराबर एस, यहाँ पर चलिए ई पर, यहाँ पर ए डी बराबर एस है, ठीक है ना। यहाँ पे ए डी ई यहाँ पर देख रहे होंगे, एक सेकंड काटिए इसको। जो डॉटेड लाइन है ना, नया नया बनाया हुआ है, जो पहले से है तो पहले का है, तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब क्या होंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएंगे। इधर देखिएगा तो सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, इंडिकेट द ईयर लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू द एक्सेस क्या लेस एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फुल इन्वेस्टमेंट वी टेक, जो भी लिखा हुआ पढ़ लीजिए इसको। इस पॉइंट ई बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट डिजायर एंड इट इज कॉल्ड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं ना हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर, डिमांड यहाँ पर हो रहा है, तो डिमांड अब यहाँ पर ही डिमांड हो रहा है, होना चाहिए यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अब कम हो रहा है डिमांड, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए क्या होंगे, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, डिमांड इतना ही हो रहा है और सप्लाई इतना हो जा रहा है, ठीक है ना। डिमांड यहीं तक है और सप्लाई इतना बढ़ गया, तो सप्लाई देखिए यहाँ तक हो रहा है, क्या यहाँ तक हो रहा है आपका, क्या इसको बोलिएगा, इसको यहाँ तक बोलिएगा डिमांड, और सप्लाई बोलिएगा यहाँ तक। सिमिलर केस उसमें भी देख सकते हैं, तो बढ़ गया, ऊपर चला गया, यानी कि जो ये गैप दिख रहे हैं ना, इसी गैप को बोलते हैं क्या, डिफ्लेशनरी गैप आगे देखने को मिलेगा एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये इतना डायग्राम क्लियर कट बनाने के लिए नहीं देगा, इतना समझाने के लिए नहीं देगा, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर पूछता है, तो डिफरेंस माइंड में रखिएगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर याद रखिएगा कि एक्सेस सप्लाई को डाउनवर्ड दिखा देना है और डिमांड को अपवर्ड दिखा देना है, एक इसको तो जानते हैं कि 45 डिग्री से बनाना है, ठीक है ना। तो ऊपर में रहेगा तो डाउनवर्ड कर देंगे, डिमांड कम हो गया, और इसके ऊपर देखे थे कि डिमांड ज़्यादा हो गया था, इसके ऊपर देखे थे, एक सेकंड, डिमांड ज़्यादा हो गया था, इसमें ऊपर में डिमांड चला गया था, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, अगर आप देख लीजिएगा तो ऊपर में चला गया था, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर थे, यानी कि उसमें सप्लाई यहाँ पर था और सप्लाई यहाँ तक ही हो रहा था, लेकिन डिमांड बढ़ गया था, डिमांड यहाँ तक, ठीक है ना, तो डिमांड ज़्यादा हो गया था, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वैसा होगा नहीं। चलिए, डिफिसिट डिमांड हो गया, एडीवाईएस जो भी देख लीजिए। डिफ्लेशनरी गैप सिमिलर केस है, डिफ्लेशनरी गैप यहाँ पे दिखाई दिया, उसमें ऊपर था, इसमें नीचे होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिएगा तो डिमांड इतना हो रहा है और सप्लाई इतना हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये जो बढ़ गया इतना एक्स्ट्रा में, तो इसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या है डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप पूछता है अलग से डिफिनेशन में भी। इट refers to the extent to which the current aggregate demand falls short of the aggregate demand required, यानी करंट डिमांड कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड करंट डिमांड, ठीक है ना। ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हमेशा डाल देना है कि फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होने के लिए क्या हो रहा है कि करंट डिमांड कम हो जा रहे हैं एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड डिमांड। करंट यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन डिमांड यहाँ तक ही रह जा रहा है, ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका जो करंट डिमांड है वह कम है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड डिमांड। जब फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब रिक्वायर्ड और क्या बोलते हैं उसको, जितना जरूरी है दोनों बराबर रहेंगे, तब इस टाइप से, ठीक है ना। द क्रिएट्स द डिफ्लेशनरी गैप दे देगा, लेजर द साइज ऑफ द डिफिसिएंट डिमांड, तो लार्जर द साइज ऑफ द डिफिसिएंट डिमांड, डिफिसिएंट का साइज ज़्यादा, क्रिएट द डिफ्लेशनरी गैप, लार्जर द साइज ऑफ द डिफिसिएंट डिमांड, तो डिफिसिएंट डिमांड का साइज ज़्यादा हो जाएगा, देखिए इतना से इतना बढ़ गया। डिफ्लेशनरी गैप मेजर द साइज ऑफ द डिफिसिएंट डिमांड, दिखाता है कि कितना डिमांड में कमी आया है, ठीक है ना। इन द डिफ्लेशनरी गैप द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड ड्यू टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, इसी कारण वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वैसा जो कि वॉलेंट्री मैंने जानबूझ कर, इनवॉलेंट्री मतलब कि अनजाने में काम कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं, अनजाने में वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहते हैं काम करने के लिए लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है जिसके बारे में ऊपर डिफिनेशन बताए थे। एंड प्राइसेस फेल ड्यू टू लेस डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, अब प्राइसेस कमी होंगे क्योंकि डिमांड का यहाँ पर कमी होगा, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा था, यहाँ पर डिमांड कम है, बात सिमिलर है, कोई वैसा अलग से है नहीं, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम द ई पॉइंट क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ई आर इज इक्वल टू लेवल ऑफ, पढ़ लीजिएगा, ओ आर एक्सपेंडिचर
ये बहुत सिमिलर केस जो बता रहा है और डिफ्लेशनरी गैप को दिखा देना, गैप को दिखा रहा होगा। एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ई एफ कहाँ पर है, ई एफ ऊपर में होगा। रिप्रेजेंट द डिफ्लेशनरी गैप हैज द एक्चुअल डिमांड एफ आर कहाँ पर है, एफ आर यहाँ पे देखिए एक्चुअल डिमांड, ठीक है। लेस देन द डिजायर डिमांड ई आर कहाँ पर है, ई आर ऊपर में होगा, इससे ऊपर में ई आर कट गया है, ऊपर में ई आर, ठीक है। देखिए कम ही डिमांड हो रहा है, ठीक है। डिमांड कहाँ पर होना चाहिए था, देखिए मतलब कि डिमांड यहाँ पर होना चाहिए था, हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा कमी है, कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, सप्लाई यहाँ पर, तो इस टाइप से दिया हुआ है। चलिए काउजेज क्या क्या होंगे, ये काउजेज देख लीजिए, सिमिलर डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड, डिक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन द कंजप्शन लेवल, सब डिक्रीज करेगा। एक्सपोर्ट डिमांड, डिक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम एंड डिक्रीज इन मनी सप्लाई, जो भी वहाँ पे इंक्रीज कर रहा था यहाँ पर सब कुछ डिक्रीज करेगा। तो एक दो चार पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्या क्या काउजेज है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इफेक्ट ऑफ द, हाँ इसका इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम, लोगों का इनकम घटेगा तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज डिक्रीज, दोनों का प्राइस वगैरह भी घटने लगेंगे, ठीक। क्योंकि लोग का इनकम नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइस वगैरह घटने लगेगा, ठीक है, इस टाइप से भी। और इसके बाद फैल इन द, चलिए डिमांड, वैसे भी डिमांड कम है तो प्राइस गिर ही जाता है। फैल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी घटेगा। रिड्यूस द मार्जिनल प्रॉफिट, प्रोड्यूसर डिक्रीज इन द प्रोडक्शन क्वालिटी, अब उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर का होता है तो प्रोड्यूसर डिक्रीज द प्रोडक्शन क्वालिटी को घटा देगा, क्यों, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फैल इन द प्राइस घट गया, ठीक है, तो रिड्यूस द मार्जिनल प्रॉफिट, उसको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा था नहीं मिलेगा, इसके कारण क्या करेगा, क्वालिटी में वो डिक्रीज करेगा। प्रोड्यूसर डिक्रीज इन द प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छे से नहीं कर पाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन, तो क्या बोल रहा था, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन द एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम ऑफ द पर्सन आर रिड्यूस, घट जाएगा, क्योंकि इनकम ड्यू टू प्रोडक्शन हो नहीं रहेगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम दोनों का दोनों डिक्रीज करेगा, ठीक। अब फेवरेबल फॉरेन ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट यहाँ पर कम होगा। तो इसके बाद था क्या, फेवरेबल फॉरेन ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, इम्पोर्ट कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए ज़्यादा होगा, लोग यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहे हैं तो बाहर माल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक। लेकिन इसके ऊपर देखे थे कि डिक्रीज इन द, एक सेकंड, एक्सपोर्ट का एक और, डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड में कमी आएगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में नहीं, एक्सपोर्ट डिमांड में, ठीक है ना। लोग डिमांड कम करेंगे, लेकिन एक चीज़ और, एक्सपोर्ट हम लोग खुद से, लोग बाहर से डिमांड कम आ रहा है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बाहर भेजें, क्योंकि यहाँ पर डिमांड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा भी देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज करेगा एक्सपोर्ट डिमांड, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहेंगे, प्रोड्यूसर वगैरह तो प्रोडक्शन कम कर दिया तो डिक्रीज कर जाएगा, और वहाँ पर इंक्रीज कर रहा होगा ना, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, वहाँ पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज़्यादा मनी सप्लाई है, ज़्यादा वहाँ पे पैसा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगा। इसमें क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, तो बाहर भी जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी तो दोनों देखना होगा। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ऐसा भी होता है, पैसा भी आके पीछे आता है ना, तो उससे भी देखा जाता है कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा भी आएगा। वैसे भी डिमांड ज़्यादा है तो बाहर माल ज़्यादा जाएगा, कम है तो कम जाएगा, ठीक है, दोनों देखना होगा। और ये प्रभाव भी देखना होगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में प्रभाव देखिएगा तो कंट्री में तो हो नहीं रहा, तो कंट्री में ज़्यादा बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा जो कि इसको रट जाना है, बस समझने के लिए थोड़ा सा बता दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये आपका VBI क्वेश्चन है, लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, VBI बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना होगा अच्छे से, इसी को पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। पहले देखिए क्या है इन्फ्लेशनरी गैप और क्या है डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि एक्सेस डिमांड क्या है, डिफिसिट डिमांड क्या है। तो इन्फ्लेशनरी गैप इज द सरप्लस ऑफ डिमांड ओवर एंड एबव द रिक्वायर्ड डिमांड, यानी कि रिक्वायर्ड डिमांड से ज़्यादा है आपका क्या, सरप्लस ऑफ डिमांड, यानी कि एक्सेस डिमांड ज़्यादा है। डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द लेवल, उस लेवल को दिखाता है ऑफ द डिमांड विच इज सोर्स ऑफ द रिक्वायर्ड डिमांड, रिक्वायर्ड डिमांड से यहाँ पे कमी है और यहाँ पे डिमांड आपका ज़्यादा है, ठीक ना। सरप्लस है यहाँ पे डिमांड आपका कमी है, डिफ्लेशनरी गैप डिफिसिट डिमांड, बात सिंपल है। इसके बाद इंडिकेट द फुल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, दिखाता है कि फुल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी फुल लेवल तो होगा नहीं ना, फुल लेवल कैसे होगा, फुल लेवल होता तो इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर हो जाएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि दोनों फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो टेंशन लेना ही नहीं है हम लोग को। थोड़ा सा बाहर का साउंड को मैनेज करिएगा, थोड़ा घर पर आ गए हैं तो दिक्कत होगा हल्का फुल्का। चलिए, इंडिकेट द अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे फुल सॉरी एक्सेस ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। और जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे दिक्कत है ही नहीं। तो
फुल एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग कोशिश करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर ले आने, फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट ट्राई जो डिप्रेशन पर देखे होंगे, एक सेकंड यहाँ पर देखिए कहाँ चला गया, रुकिए। डिप्रेशन में देखे होंगे, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो भी काम मतलब जो भी रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट का जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जा रहा है कि ज़्यादा एक्सेस डिमांड में क्या दिखाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, इसको क्या बोल देंगे, सॉरी, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं तब ना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस फुल एम्प्लॉयमेंट तो लगा हुआ है, लेकिन अब एक्सेस ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन रिसोर्सेज आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और लोगों का रोजगार यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा लोगों के पास पैसा है तो सब कुछ ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो प्रोडक्शन देखेंगे कि रिसोर्सेज सारा का सारा हैंगे, तो इकोनॉमी में हमेशा देखते हैं कि हमेशा रिसोर्सेज क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट ही है, ठीक है ना। लेकिन इंडिकेट द फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिखा रहा है इक्विलिब्रियम को, यहाँ पे अंडर फुल दिखाएगा, इसको याद रखिए। और नॉर्मल प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। प्राइस क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिमांड हो रहे हैं, डिमांड बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ जाता है। बोलिएगा कि भैया वो लॉ ऑफ डिमांड मत लगाइए, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ ही जाएगा। मार्केट में जिसका डिमांड समझ रहे हैं प्राइस होता है सिचुएशन नॉर्मल, समझिए मार्केट गए तो जिसका डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा। चलिए, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एग्रीगेट, डिमांड बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ जाएगा। एंड बोथ यहाँ पे डिक्रीज करेगा, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। एंड क्या है, इन्फ्लेशन लाएगा यहाँ पे, डिफ्लेशन, यहाँ पे महंगाई हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा सब कुछ महंगे महंगे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो महंगा आराम से बढ़ जाएगा सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो उसका प्राइसेस वगैरह गिरेगा, तो यहाँ पे महंगाई हो जाएगा, यहाँ पे सस्ता जो भी होता है। चलिए, तो दोनों को कैसे मेजर करेंगे, मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, ठीक है। और रिसोर्स डिफिनेशन में याद रखें कि रिसोर्सेज का फुल है, एम्प्लॉय हो रहा है यहाँ पे सारे रिसोर्सेज, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है लोगों का रोजगार, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कमी हो जाएगा, ठीक है ना। इट इंडिकेट द अंडर फुल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मैंने लोगों का काम से यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ और ही था। चलिए, तो मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड जो भी, तो कैसे इसको सुधारा जाएगा एक्सेस डिमांड को, और मेजर्स टू करेक्ट डिफ्लेशनरी के, इसके बाद चैप्टर हम लोग का एंड है, समाप्त है। देख लीजिए क्या थोड़ा सा अभी। चलिए, सरकार क्या बनाएगी, दो होता है, एक फिजिकल मेजर होता है, एक होता है आपका मॉनेटरी मेजर, यानी कि एक पैसा से लेन देन के, एक आपको नियम कानून बनाकर, ठीक है, यहाँ से पैसा से कंट्रोल करेगी और यहाँ पर आपका नियम कानून बनाकर कंट्रोल करेगी। कैसे कैसे, पहला है कि सरप्लस बजट बना देगी सरकार। सरप्लस बजट कहने का मतलब कि ऐसा बजट बनाएगी ना जिसमें दिखाएगी इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, इस टाइप से बना देगी, बना के कंट्रोल करेगी। तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो क्या करेगी, तो लोगों से पैसा मतलब अपने पास लाने वाला पॉलिसी नियम वगैरह बनाएगी, ठीक है, इस टाइप से। या कुछ कुछ सरकार के पास होते हैं, क्या बोलते हैं, लिखित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्या करती है कि डॉक्यूमेंट्स खरीदने लगती है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह खरीदेगी ना जनता से, तो कुछ होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह, तो खरीदने लगेगी तो क्या करेगी, पैसा उन लोग का नहीं इस टाइम में बेचेगी तो पैसा मार्केट से अपने पास ले आती है, ठीक है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, कागज उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उस टाइप से करती है कंट्रोल अपना, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स से टैक्स बढ़ाती है, देखती है लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, चलिए टैक्स बढ़ाइए और पैसा अपने पास लाइए, ठीक है। डिक्रीज इन, उसको क्या बोलते हैं, उस सिक्योरिटी वगैरह करके कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो पता नहीं उसमें कुछ पैसा लिखा रहता है, कितना पैसा का इस टाइप से है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसको क्या करती है सरकार ना कि मार्केट में बेचती है, मार्केट में बेचती है तो उससे पैसा अपने पास उसके पास आ जाता है, मार्केट का पैसा। डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब सरकार खर्च कम करेगी, ठीक है ना, खर्च कम करेगी। और फॉर द, तो मार्केट में खर्च नहीं करेगी, मार्केट से वापस खरीदेगी सब कुछ। फॉर द रिडक्शन इन द फंड्स इकोनॉमी एंड द बोरोइंग शुड बी अवॉइडेड, उधार वगैरह नहीं लेगी, देखिए कि मार्केट में इतना ही पैसा है तो हम क्यों बाहर से उधार ले, ठीक है ना, तो फंड इकोनॉमी में कमी करेगी। अदर्स क्या करेगी, और भी बहुत को इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बढ़ा देगी, रिड्यूस इन एक्सपोर्ट, यानी कि इम्पोर्ट बढ़ा देगी, एक्सपोर्ट में कमी करेगी। इम्पोर्ट बढ़ाने से क्या होगा, बाहर यहाँ का पैसा बाहर चला जाएगा, इम्पोर्ट बाहर से मंगाएगी सब कुछ, तो पैसा मार्केट में ज़्यादा है तो बाहर जाएगा, इस टाइप से कर देगा। इसके बाद स्टेबल इकोनॉमी पॉलिसी वगैरह लाएगा। राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइज कंट्रोल एंड रेशनिंग, ये सब बढ़ा देगा। सेकंड है मॉनेटरी, इंक्रीज इन बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट क्या होता है, सब पढ़िएगा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। फिर बैंक रेट करने का मतलब जिस रेट पे हम लोग पैसा लेते हैं ना बैंक से, तो इंटरेस्ट बढ़ा देगा बैंक, ठीक है। लोग बैंक से पैसा नहीं लेंगे, बैंक से पैसा नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा का कमी होगा धीरे धीरे, ठीक है ना, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम पे लाना है ना, ज़्यादा है तो इस टाइप से। सेलिंग सिक्योरिटी, हाँ देखिए आ गया, सेलिंग सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट में क्या कर सिक्योरिटी बेचेगी, वही सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो बताए थे, तो यहाँ बेचेगी तो मार्केट में बेच देगी तो पैसा मार्केट से अपने पास ले आएगी, ये सब पॉलिसी लाती है। इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, अब देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, अब इस सब चैप्टर पढ़िएगा मनी बैंकिंग में। इंक्रीज इन द, ये सब पूछता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR,
कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कुछ पैसा सरकार क्या करती है, उसको जब मिलता है तो आरबीआई को देना पड़ता है रिजर्व में। आरबीआई को रखने के लिए जितना बैंक में जमा किया रहा है तो उसका कुछ पैसा आरबीआई को रिजर्व करना रहता है, तो उसको बढ़ा देगी कि आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा हम लोग रिजर्व करेंगे तो मार्केट में पैसा कमी हो जाएगा। इंक्रीज इन स्टेटूरी लिक्विड रेशियो, ये भी क्या होता है, एसएलआर खुद के पास रखना होता है। एसएलआर खुद के पास, बैंक कुछ पैसा खुद के पास रखती है तो उसको बढ़ा देगी। ठीक है, खुद के पास पैसा नहीं रखेगी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति पैसा जमा किया और दूसरा तुरंत मांगने चला गया तो क्या करेगी, कुछ पैसा रखती है। तो एसएलआर, सीएलआर, चिल्लाएगा, इतना परेशान किया ना, घर पर आ गया परेशान किया है। ठीक है, तो ये सब बढ़ा देगा। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मनी बैंकिंग में डिटेल पढ़ेंगे। क्वालिटी मेजर्स, इसको बहुत डांटे फिर भी। ठीक है, मैंने किसी भी प्रकार से मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या करेगी सरकार, पैसा को अपने पास लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, फिर क्वालिटी मेजर कुछ है, क्वालिटी क्या है, राशनिंग क्रेडिट, मोरल अपील, रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन, कुछ मोरल अपील भी कर सकते, लोगों से अपील करेगी क्या, रिडक्ट क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ये भी सब टॉपिक पढ़िएगा मनी एंड बैंकिंग में। क्रेडिट क्रिएशन से पैसा बनाया जाता है तो उस समय कमी करने के लिए बोलेगा। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। और डायरेक्ट एक्शन, कुछ डायरेक्ट एक्शन भी सरकार ले सकती है। तो इतना कुछ। उसके बाद जस्ट अपोजिट में इसका होगा मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड। क्या क्या होगा, डेफिशिएंट बजट बनाएगी, रिडक्शन इन टैक्सेस करेगी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऊपर वो डिक्रीज था ना, डिक्रीज था, ये सब कुछ करेगी सरकार। मॉनेटरी पॉलिसी करेगी इंक्रीज, क्वालिटिव क्वांटिटी डिक्रीज इन द बैंक रेट घटाएगी, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, परचेजिंग सिक्योरिटी ओपन मार्केट्स, अब सिक्योरिटी को खरीदेगी। क्या होगा, खरीदने से खरीदेगी तो मार्केट में पैसा आएगा। ठीक है ना, तो सरकार दोनों चाहती है कि नहीं महंगाई हो नहीं सस्ताई हो, मार्केट इक्विलिब्रियम में काम करे। तो कहीं भी ऐसा नहीं होने देती है सरकार, काम करते रहती है आरबीआई के साथ, बैंक के साथ मिलकर। डिक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो सब कम करेगी, नहीं हमको आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा देना है, तो जस्ट अपोजिट होता है। प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, जो क्या एक और क्या था, मोरल अपीलेंस फॉर द क्रेडिट क्रिएशन, कितना है। ठीक है, ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग मनी एंड बैंकिंग में। ठीक है, सर का नोट्स भी नहीं, अलग से इसको सबको बताएंगे, लेकिन बताएंगे इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आज के इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। कहीं कुछ डाउट लग रहा होगा तो थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह करके भी अलग से भी पढ़ सकते हैं, कोई देखिएगा टॉपिक वगैरह सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर डाउट नहीं होगा और ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। अगर काउच वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेते तो पढ़ लीजिए। तो डिफरेंस जरूर पढ़िएगा। और एग्रीगेट डिमांड एक्सीडेंटली सप्लाई द आउटपुट विद प्रोड्यूस बाय द फुल एम्प्लॉइंग द गिवन रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन। यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट हो गया तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा होगा। यहाँ फुल एम्प्लॉइंग द गिवन रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी का फुल रिसोर्सेज, सारा का सारा फुल एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉइंग है, लेकिन इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है। बात को समझ रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे, नहीं तो थोड़ा सा डाउट होगा तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि अगर हमसे डाउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आप जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन टॉपिक को मत छोड़िए, जो इंपॉर्टेंट है उसको कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए। तो 28 मिनट 29 मिनट का आप लिए बन गया, चैप्टर लोग खत्म हुआ और एक चैप्टर बच गया, उसका बाद टर्म 2 वगैरह का सब सिलेबस वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द खत्म करके लास्ट में क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को वन शॉट देंगे रिवीजन फुल्ली, उसके बाद हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उतना कर लीजिएगा। बाकी एक बार ऊपर पढ़ भी लीजिए ताकि लगे कि हाँ है। ठीक है, ये सब एक मंथ का सिलेबस है, मैं 7 से 8 वीडियो में खत्म करता हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बताता नहीं हूँ, जो भी है इसमें उतना ही बताता हूँ, सॉरी। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी रहते हैं आपको, क्या बोलते हैं एमपी मार्जिनल परपेसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल परपेसिटी टू सेव, रिलेशन बिटवीन, एक और टॉपिक क्या था इंपॉर्टेंट, हाँ मल्टीप्लायर और टॉपिक, तो वो सब टॉपिक से, तो मल्टीप्लायर वाला टॉपिक से भी न्यूमेरिकल रहते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल कल हम लर्न कर देंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत वैसा होना नहीं देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद से पढ़िए और कोई भी दिक्कत होता है तो जरूर हमको व्हाट्सएप वगैरह पर कर सकते हैं, भैया दिक्कत हो गया समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो खुद से भी सोचिए कि कहाँ पे एक्सेस डिमांड होगा, कहाँ पे सप्लाई कमी, कब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, कब इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। एक बार यहाँ पर डाउट हो सकता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, तो प्रभाव पड़ेगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट डिक्रीज ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होएगा। लेकिन जो भी प्रोडक्शन होगा, थोड़ा बहुत ही प्रोडक्शन होगा, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर तो डिमांड हो नहीं रहे तो बाहर ही भेजने का कोशिश करेंगे। तो प्रभाव पड़ना अलग चीज़ होता है, इम्पैक्ट पड़ना अलग चीज़ होता है, और रियल में हम लोग क्या कर रहे हैं वो अलग चीज़ होता है। ठीक है ना, अब नहीं कर रहे फिर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी यानी कि एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। एक सेकेंड, तो इस टाइप से भी होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा और कहीं से कोई दिक्कत एक्स्ट्रा में नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस वगैरह पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।